हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंशन फोर्स निकालने के कुछ तरीके। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि आपका 3 ब्लॉक्स 1 बाई 1 अरेंज है स्ट्रिंग के थ्रू। ऑब्वियसली स्ट्रिंग आपका मासलेस है। तो आपको निकालना है कि इस केस में T1, T2 और T3 टेंशन कितना होगा। आपको 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। एक बात तो इससे है कि यहाँ पर जो है ब्लॉक्स हैं रेस्ट में। तो अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो आप ये बोल सकते हैं कि हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हर ब्लॉक पे नेट फोर्स भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर एफ बी डी डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं 3 kg लोअर ब्लॉक से। तो एफ बी डी ब्लॉक डायग्राम अगर हम लोग ब्लॉक्स का ड्रॉ करें तो 3 kg ब्लॉक्स पे जो फोर्स लग रहे हैं अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग द स्ट्रिंग, हम लोग टेंशन के बारे में जानते हैं। तो टी वन उसको ऊपर पुल करेगा, नीचे उसको एम जी लगेगा जिसको आप 3G30 बोल सकते हैं। तो आपको ये बात पता है कि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि ब्लॉक ये मूव कर नहीं रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि T1 - 30 इज इक्वल टू जीरो। और यू कैन सिंपली से T1 विल बैलेंस 3G और यू कैन से 30 N। T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 N, राइट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की। नेक्स्ट ब्लॉक आपका है कौन सा, एंड नेक्स्ट ब्लॉक आपका है 4 kg, सॉरी। तो 4 kg ब्लॉक्स का बात करें, 4 kg ब्लॉक का, इस पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाया जाए तो ऊपर एक स्ट्रिंग है। तो ऊपर आपका जो स्ट्रिंग है अवे फ्रॉम द बॉडी T2 हो जाएगा। नीचे आपका एक mg लगेगा। आप बोल सकते हैं mg का वैल्यू 4G जो कि 40 हो गया। साथ ही साथ 4 kg में एक नीचे की भी एक स्ट्रिंग है और नीचे का जो स्ट्रिंग रहेगा 4 kg को नीचे खींचेगा। 4 kg को किधर खींचेगा, जो T1 टेंशन है उसको नीचे खींचना चाहेगा। साथ ही साथ हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो टेंशन होता है अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट होता है। तो अलोंग द स्ट्रिंग हुआ और अवे फ्रॉम द बॉडी कहने का मतलब नीचे की तरफ लगेगा T1। तो इस ब्लॉक के लिए आप लिख सकते हैं नेट फोर्स आपका जीरो होने का मतलब T2 माइनस, ऊपर लग रहा है T2 और नीचे लग रहा है तो T2 हम लोग पॉजिटिव लेते हैं अगर, तो T1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो T2 माइनस T1 माइनस 4G इज इक्वल टू एम में आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से T2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो T1 प्लस 4G आ जाएगा। T1 का वैल्यू है 30, 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 70 N, राइट। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ब्लॉक की। तो थर्ड ब्लॉक का अगर एफ बी डी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें तो आपका ये हो गया 5 kg, ऊपर लगेगा T3, नीचे लगेगा 5G और साथ ही साथ लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब T2 भी नीचे लगेगा। तो आप बोल सकते हैं कि इस पे भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि नेट फोर्स T3 ऊपर लग रहा है और वो नीचे के नेट फोर्स के बराबर होगा। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ 5G प्लस क्या T2, ऊपर का नीचे और नीचे का फोर्स क्या होगा, बैलेंस करेगा एक दूसरे को। तो हो जाएगा आपका 50 प्लस 70 विच विल बिकम इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी 120 N, राइट। तो ये आपका T1, T2, T3 का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं, तो हम लोग अपने तरीके से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट मेथड है आपका। इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि ये आपका ब्लॉक हो चुका था, मेथड 2 में फॉलो कर रहा हूँ। ये आपका हो गया 5 kg, ठीक है। ये कितना है 4 kg और ये जो ब्लॉक है वो है 3 kg। तो देखिए अगर आपको इसका टेंशन निकालना हो तो आप ऐसा सोचिए, आप इस तरह से कुछ सोच सकते हैं कि यहाँ इस पे जो टेंशन होगा, जो T1 आप बोल रहे हैं, इस स्ट्रिंग पे आप इमेजिन कीजिए क्या हो रहा होगा। ये आप इमेजिन कीजिए कि एक सेलिंग से आपका 3 ब्लॉक अरेंज्ड है, ठीक है। अब 3 ब्लॉक अरेंज है तो सबसे जो लोअर स्ट्रिंग रहेगा, लोअर स्ट्रिंग, उसको बस लोड किसका रहेगा, उसको लोड किसका रहेगा, उसको बस लोड रहेगा 3 kg का। या आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप 3 लोग हैं, एक के टांग में दूसरा आदमी लटका हुआ है, ठीक है। 3 लोग हैं, एक के टांग में दूसरा आदमी लटका हुआ है। तो 3 लोग हैं, सबसे ऊपर जो आदमी रहेगा उस पे सब उसके हाथ पे लोड सबसे ज़्यादा आएगा। आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर 3 लोग हो गए और ये हाथ पकड़कर ये टांग पकड़कर लटका हुआ है, ठीक है।
तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि यहाँ जो ये आदमी जो पकड़े रहेगा इसको सबसे ज़्यादा लोड रहेगा, इस आदमी को लोड रहेगा, खुद का भी रहेगा और साथ ही साथ इन दोनों का भी रहेगा। इस आदमी के हाथ में जो यहाँ पर लोड रहेगा वो बस खुद का रहेगा इसका और साथ ही साथ इसका लिए रहेगा, और जो नीचे वाला आदमी है उसको बस लोड खुद का लेना रहेगा। उसको लोड किसका लेना रहेगा? बस खुद का लेना रहेगा, उसको ज़्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे लोड उस पर क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ भी हो रहा है आपका। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो T1 टेंशन है उसको बस 3 kg को लोड करना है, तो 3 kg कहने का मतलब 30 न्यूटन हैंडल करना है। जो T2 है, T2 को इस पूरे को हैंडल करना है। T2 किसको हैंडल करना है? इस पूरे ब्लॉक को। 4 और 3 कितना? 4 एंड 3 7 kg। तो T2 का वैल्यू है आपका 7g रहेगा। 7 kg को बैलेंस करना है, तो 7g कहने का मतलब कितना हो गया? 70। और अगर आप सोचिएगा T3 जो थर्ड ब्लॉक है तो उसको जो रहेगा, मतलब ये जो अपर स्ट्रिंग है, ये जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है, उसको इतना सारा लोड लेकर चलना पड़ेगा। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो T1 का वैल्यू आप बोल रहे हैं वो हो जाएगा 5 kg प्लस 4 kg प्लस 3 kg, ये 12 kg। तो 12g लेकर चलना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कितना? 120 न्यूटन। तो इतना लोड इसको लेना पड़ेगा। मतलब हम लोग जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे उस पर लोड बढ़ते जाएगा। हमेशा जो लोड रहेगा उसके निचले वाले मास के कारण रहेगा। T1 पे जो लोड था 3 kg कारण था। T2 पे जो लोड हो गया आपका, T2 पे जो लोड हो गया वो हो गया 4 एंड 3 7 kg। और T1 पे जो लोड हो गया, सॉरी यहाँ पर T3 है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका T3 है, सॉरी ये आपका T1 है, मैं गलत फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका T1 है, दिस विल द T1 एंड दिस विल द वैल्यू ऑफ T3। हाँ, तो T1 पे जो लोड रहेगा वो 13 टन 3 kg का रहेगा। T2 पे जो लोड रहेगा 7 kg का रहेगा स्ट्रिंग पे। और T3 स्ट्रिंग पे जो लोड रहेगा वो पूरे मास का रहेगा क्योंकि सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सोच सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 T2 T3। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग कौन कौन सा है। तो देखिए सिंपल सा बात है कि T1 का तो वैल्यू आप डायरेक्ट बोलिए कि T1 जो लोड है उसको 5G बैलेंस करना है, मतलब 50 न्यूटन T1 हो जाएगा। अब आपको निकालना है T2 एंड T3। ओके, तो T2 और T3 निकालने के लिए हम लोग सोल्यूशन ऐसा सोच सकते हैं कि आप इस पॉइंट का जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पर उसका एबीडी आप बनाइए, क्योंकि वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। उसका एबीडी बनाइएगा तो सोचिए कि उस इमेजिन कीजिए कि वो अगर पॉइंट हो गया तो उस पॉइंट पे T1 नीचे उसको खींचना चाह रहा होगा। T1 किधर खींच रहा होगा? नीचे खींच रहा होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी होना है। तो इस पॉइंट के लिए अवे क्या हो गया? T1 के लिए नीचे। T2 जो है उसको लेफ्ट की तरफ फोल्ड करना चाह रहा होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, पॉइंट से अवे हम लोग रखेंगे। और T3 जो है वो इधर खींच रहा होगा, सभी लोग अपनी तरफ खींच रहे होंगे। टेंशन हमेशा पुलिंग होता है नेचर में। T1 का तो वैल्यू आपको पता है, T1 जो है आपका 50 न्यूटन है। आपको निकालना है T2 एंड T3। जो एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री दिया गया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कुछ कि इस पॉइंट पे अगर नेट फोर्स 0 है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि फोर्सेस को x और y डायरेक्शन में क्या कर दें? रिजॉल्व कर दें। तो T1 तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, T2 भी रिजॉल्व है, बच गया आपका T3। तो T3 को आप रिजॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा T3 cos 60, राइट, एंड दिस वैल्यू विल बी T3 sin 60। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिंस वो पॉइंट रेस्ट में है तो हम लोग नेट फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो इन एक्स डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि इन एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात करें तो लेफ्ट फोर्स और राइट फोर्स बैलेंस आउट कर देंगे, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? 0। तो आप बोल सकते हैं कि T2 जो होना चाहिए वो होना चाहिए T3 cos 60, राइट। और अगर y डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो y डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर का जो फोर्स रहेगा वो नीचे के फोर्स को बैलेंस करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि T3 sin 60 विल बी इक्वल टू T1, राइट, जो कि कितना है? 50 के बराबर होता है। यहाँ से T3 sin 60 का वैल्यू आप जानते होता है √3/2 इज इक्वल टू, आप बोल रहे हैं 50 के बराबर होगा।
कितने के बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। तो आप इसको आप बोल दीजिए कि द वैल्यू ऑफ T3 विल बिकम इक्वल टू 100/√3 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ T3। अब T3 का ये वैल्यू हो गया, तो अब T3 का वैल्यू हम लोग यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि T2 का जो वैल्यू हो जाएगा, T3 कहने का मतलब कितना, 100/√3, एंड द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, इट मीन्स 50 बाई हाउ मच, √3 न्यूटन। तो ये आपका T1 और T2 और T3 हो गया। कुछ नहीं करना है, हम लोग T1 पता है, मैं कोई रिव्यू बताता हूँ, आप लोग को T1 पता है। आप T2 और T3 दो अननोन्स निकालने के लिए दो इक्वेशन बनाने होते हैं। तो दो इक्वेशन कैसे बनेगा, एक बार फोर्स x में बैलेंस कीजिए, दूसरी बार फोर्स y में बैलेंस कर दीजिए। सिंपल सा रूल है। टोटल अननोन 3 थे। हाँ, एक और इसका रूल है हम लोग को सॉल्व करने का, अगली बार से हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे। रूल कुछ इस तरह से है, हम इस रूल को लेबनिज रूल थ्योरम बोलते हैं आपका। तो रूल इस तरह से है कि हम लोग उस पॉइंट का एफ बी ड्रॉ करेंगे, आपको पॉइंट शायद याद होगा कि उस पॉइंट का हम लोग एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। इस डायरेक्शन में आपका लग रहा था T2, नीचे की तरफ क्या लग रहा था, T1 विच वॉज 50, वी ऑलरेडी नो दैट वैल्यू, और इस तरफ से क्या लग रहा था, ये आपका हो गया T3। एंगल्स थोड़ा लिख लिया जाए तो ये एंगल हॉरिजेंटल से 60 बना रहा था, ये कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो और ये आपका 90 हो गया, ये एंगल कितना हो गया 90। यहाँ पर आप टोटल एंगल बोलिएगा तो 150 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल अगर आप टोटल मेजर करें तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये 60 तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा 30, तो 30 और 90 मतलब 120 एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। तो ये रूल लेबनिज रूल ये बोलता है कि आप क्या कीजिए कि रेशियो ऑफ टेंशन एंड ऑपोजिट एंगल, साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। ध्यान सुनिएगा, रेशियो ऑफ एंगल एंड साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल होने होता है। तो यहाँ से मैं ये बोलूँ कि रेशियो ऑफ, सपोज कीजिए कि मैं अगर T3 शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि T3 बाई इसके ऑपोजिट में एंगल कितना है, ऑपोजिट में आपको दिखाई देगा दिस विल बी 90 डिग्री। T3 के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है 90 डिग्री, तो T3 बाई साइन 90, रेशियो ऑफ टेंशन एंड साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, राइट, इज इक्वल टू T2 लिखा जाए, T2 डिवाइड T2 के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये आपका 150 वाला एंगल है। देखिए T2 इस तरफ से है, 150 उसका जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल है। तो लिखेंगे साइन 150 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई, विच यू ऑलरेडी नो, T1 डिवाइड उसके ऑपोजिट में एंगल कौन सा है 120 है, तो साइन 120। ठीक है, और T1 का आपको पता है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं अगर हम लोग इसको इक्वलाइज करें, इसको इक्वलाइज करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि T2 बाई साइन 150, यू नो बाई द वैल्यू ऑफ साइन 150, दिस इज नथिंग बट साइन 30 इज इक्वल टू T1 विच इज 50 न्यूटन बाई साइन 120। इसको आप साइन 120 को आप लिख सकते हैं साइन 60, राइट। So the value of T2 will become equal to 50 into sin 30 is 1/2 and this will be √3/2. So this will be 50 by √3, जो हम लोग T2 को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 50 by √3, आप देख सकते हैं आंसर में पिछले वाले में। आगे हम लोग बात करें, अगर हम लोग इक्वलाइज करें फर्स्ट एंड थर्ड को, तो ऐसा बोल सकते हैं कि T3 बाई साइन 90 विच इज 1 इज इक्वल टू T1 बाई साइन 120, साइन 60 के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं √3/2। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये जो वैल्यू आपको दे देगा, इसको बोल सकते हैं कि T3 विल बी इक्वल टू 50 इंटू 2/√3, इट मीन्स 100/√3 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ T3, राइट। तो चलिए, तो इस रूल को आप याद रखिएगा कि रेशियो ऑफ टेंशन एंड ऑपोजिट ऑफ साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल ओनली व्हेन द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये पॉइंट आपको इक्विलिब्रियम में थे, आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। हम लोग तो ही बोल रहे हैं जब पॉइंट क्या हो, इफ पॉइंट इट मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है,
चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि एक स्फीयर को हैंग किया गया है स्ट्रिंग के सहारे। स्ट्रिंग आपका वॉल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन वॉल एंड स्फीयर। ठीक है, तो इसको हम लोग उसी तरीके से बना सकते हैं कि इसका अगर हम लोग एफ दिखाने की कोशिश करें तो एफ कुछ इस तरह से होगा। एफ कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से जो कांटेक्ट फोर्स लेगा एक नॉर्मल फोर्स लेगा, टेंशन जो लेगा ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, और एक तो आपका एम है ही। तो ये तीनों फोर्स यहाँ पर लगेंगे और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका नेट एक्स डायरेक्शनल फोर्स और नेट वाई डायरेक्शनल फोर्स क्या होगा, बैलेंस आउट होगा। तो चलिए इसका एफ थोड़ा अलग ड्रॉ कर लिया जाए। चलिए, तो इस स्फीयर को हम लोग उतना बड़ा नहीं दिखाकर एक छोटा सा स्फीयर दिखा सकते हैं ऐसे कुछ। आप बोलिएगा कि इस पॉइंट पे नॉर्मल कुछ इस तरह से लगेगा, एम जो लगेगा आपको किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन जो लग रहा है कुछ इस तरह से लग रहा है टेंशन। एंगल आपको पता होगा कि वर्टिकल से कितना बन रहा है, 37 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका तो 90 डिग्री है ही, और ये जो एंगल हो जाएगा ये 37, 53 प्लस 37 हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री। ये 90 प्लस क्या हो जाएगा, 53। 1 सेकेंड, इसको आप बोल सकते हैं दिस होल एंगल विल बी इक्वल टू 90 प्लस 53, 90 प्लस 53 डिग्री। अब देखिए आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल में इसको रिजॉल्व करके बना सकते हैं। एम आपको पता है, दिस इज नोन एक्चुअली। ये वैल्यू क्या आपको लेना है, नोन लेना है, एम मास लिखा हुआ वहाँ पर। तो आप तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में भी बैलेंस कर सकते हैं, जिसको मैं बता रहा हूँ कि ये तरीका आप यूज कर सकते हैं यहाँ, द मेथड 1, राइट। जब आपको T1 पता था तो आपने ऐसा किया था, तो उस तरह से यहाँ भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर दूसरा मेथड डायरेक्ट यूज़ करूँ, हम लोग सीख चुके हैं बेसिक मेथड, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा क्या कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो एन बाई कितना, साइन 90 प्लस 53, उसके ऑपोजिट में जो एंगल है 53 डिग्री, राइट, इज इक्वल टू टी भी अननोन है तो टी बाई उसके ऑपोजिट में एंगल है साइन 90 इज इक्वल टू एम जी, उसके ऑपोजिट में एंगल है कितना है, साइन 90 प्लस कितना है 37, राइट। आप देख सकते हैं बिल्कुल एम जी नीचे लग रहा है और उसके ऑपोजिट में एंगल है 90 प्लस 37। तो अब चलिए इक्वलाइज करते हैं। याद रखिए कि हम लोग का एम जी नॉन क्वांटिटी है, तो इसको इक्वलाइज कीजिएगा तो आप बोलिएगा क्या कि टी का जो वैल्यू है t बाई 1 इज इक्वल टू हाउ मच, एम जी डिवाइडेड बाई दैट इज कॉस 37। ठीक है, तो कॉस 37 आपको पता है कितना होता है, ये होता है 4/5, तो हो जाएगा 5 mg। 1 सेकेंड, आप इसको बोलेंगे कितना, 5 mg/4, राइट, 5 mg/4। चलिए अगर हम लोग फर्स्ट और लास्ट को इक्वलाइज करें तो बोलेंगे कि t डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 53 डिग्री, दिस इज कॉस 53 डिग्री, इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 37 कॉस 37 डिग्री। सो इफ यू इक्वलाइज दिस यू विल गेट टी इज इक्वल टू एम जी इंटू, अब देखिए कॉस 53 का वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस 53 होता है 3/5, और डिवाइड किसको करना है, कॉस 37 का वैल्यू जो कि है कितना 4/5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 तो कैंसिल हो जाएगा 3 mg बाई हाउ मच 4। तो आपका टेंशन इतना हो जाएगा, राइट, और क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये पार्ट हम लोग का हो चुका है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक स्फीयर रखा हुआ है दो वॉल के बीच में, एक वॉल आपका वर्टिकल है, दूसरा वॉल थोड़ा इंक्लाइन एंगल पे है, उसके बीच में एक स्फीयर डाल दिया गया है। तो इसलिए दोनों जगह कांटेक्ट फोर्स बनेंगे, नॉर्मल रहेगा आपका। तो आपको निकालना है कि फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन इंक्लाइन प्लेन स्फीयर, मतलब इस सेट के बीच में निकालना है, एंड वॉल स्फीयर, इस सेट के बीच में निकालना है कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पर अगर मैं कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर दिखा दूँ तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा यहाँ पर, इसका नाम अगर मैं N1 रखूँ, सपोज दिस वैल्यू इज N1 एंड सपोज दिस वैल्यू इज N2, ओके, आई हैव टू पुट इट एट राइट प्लेस। सो हम लोग को ये बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू इज सपोज N1, राइट,
एंड दिस वैल्यू इज सपोज n2, और आपको तो पता ही है कि सेंटर से ही नॉर्मल पास करेंगे और ये आपका mg हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल होगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब रेडियस के लॉन्ग हो जाएगा, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। अब एंगल की बात आती है, तो चलिए एंगल निकाल लेते हैं थोड़ा सा। ये 60 डिग्री है, तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल बनेगा, क्योंकि 90 परपेंडिकुलर है, ये टोटल एंगल कितना है? 90 नॉर्मल बनाएगा कॉन्टैक्ट सरफेस से। कॉन्टैक्ट सरफेस से कितना बनाएगा? 90 बनाएगा, तो 60, ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो चलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसको अलग थोड़ा डायग्राम कर दिया जाए। तो सोल्यूशन में हम लोग बोल सकते हैं इसको कि छोटा सा स्फीयर दिखाया जाए। एफबीडी हम लोग उसको पॉइंट मास से दिखा सकते हैं। एमजी आपका नीचे लग रहा है, एक आपका N2 जो है वर्टिकल वॉल से इधर लग रहा है, और N1 जो है कुछ इधर लग रहा है। N1 जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है आप देख सकते हैं, 30 डिग्री एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो ये 30, ये आपका 90 हो गया। तो अब इसलिए हो जाएगा ये 90 प्लस कितना हो जाएगा? 60, और ये तो आपका 90 है ही। ये कितना है? 90 डिग्री। तो अगर हम लोग फिर से लेबनिज रूल फॉलो करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं लेबनिज रूल में कि हाउ मच, we will say that let's start with n1 by sin 90, right, is equal to n2 by sin 90 plus how much? 30। ठीक है, is equal to how much? mg divided by sin 90 plus how much? 60। चलिए अब आप इक्वलाइज कीजिए इसको फर्स्ट एंड सेकंड को, सेकंड और थर्ड को। तो आप बोलिएगा कि n2 डिवाइडेड बाई what is the value of sin 90 plus 30? The value of sin 90 plus 30 will become how much? It will be cos 30, right? Is equal to mg divided by sin 90 plus 60 cos 60। चलिए इसको आप इक्वलाइज कर लीजिए, तो the value of n2 will become equal to mg into cos 30। cos 30 is √3 by 2, cos 60 1/2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा √3 mg। ये आपका n2 हो गया। n1 की अगर बात करें हम लोग तो बोलेंगे कि n1 बाई साइन 90 मतलब 1 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 60। आप बोल रहे थे कितना? cos 60 बोल रहे थे। तो यहाँ से आप बोलिएगा क्या कि n2 का जो वैल्यू हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ n2 विल बिकम इक्वल टू हाउ मच? mg cos 60 मतलब 2mg। ये कितना हो जाएगा? 2mg हो जाएगा। तो ये आपका होप कैलकुलेशन सही हो। cos 60 1/2 हो गया, तो 2mg एंड राइट करेक्ट। सो n2 2mg है आपका, और एक है आपका mg। ओके, सो बेसिकली आपका आंसर सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जिसमें हम लोग एक्सेलेरेशन निकाला करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।